हेलो गाइस, मैं राहुल मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी चैनल करेंट टेक में। गाइस, आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि की अवधारणा और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। गाइस, यूपी लेखपाल से संबंधित वीडियो अपलोड हो रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों या ग्राम विकास के हों या फिर जीएस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। आप नोट्स बनाना ज़रूर स्टार्ट कर दें। जब वीडियो को आप देखें तो समझने के साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाएं। गाइस, ये भारतीय कृषि पर बेस्ड सेकेंड लेक्चर, इससे पहले एक लेक्चर दोस्तों अपलोड हो चुका है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस लेक्चर को भी आप जरूर देख लीजिएगा। ये सेकंड लेक्चर है भारतीय कृषि पर। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। गाइस, अगर हम बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 55% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती रही है कृषि। यहाँ के लोग अपनी आजीविका के लिए निर्भर करते हैं भारत के फसलों पर, भारत की कृषि इकाइयों पर। तो कहीं ना कहीं बात करी जाए तो यहाँ के आधे प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या अपने पेट पालने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए आज भी कृषि पर ही निर्भर है। वो आज मानसूनों पर निर्भर है। अगर मानसून देरी से आते हैं, मानसून समय से पहले आते हैं, तो निश्चित रूप से ही कृषि को नुकसान होता है। और जब कृषि को दोस्तों नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं इसका असर भी भारत की इकोनॉमी पर देखने को मिलता है। इसलिए भारत सरकार भी कृषि के विकास के लिए कदम उठाती रहती है, समय समय पर कुछ ना कुछ प्रावधान करती रहती है। दोस्तों, सबसे पहले हम कृषि जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पर आपके बन जाएंगे। अगर बात करी जाए तो वर्तमान में जो भारत के कृषि मंत्री हैं दोस्तों, वो हैं वर्तमान समय में दोस्तों राधा मोहन सिंह नहीं हैं। आप उनको याद मत रखना, क्योंकि चुनाव के पहले वो हुए थे, जो लोकसभा के चुनाव थे उसके पुराने कैबिनेट मंत्रालय में वो मंत्री थे। तो वर्तमान समय में जो भारत के कृषि मंत्री हैं वो दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर हैं। आप इनको याद रखेंगे। डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और ये एग्ज़ाम जो हुआ था दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, भारत के कृषि मंत्री कौन हैं। चलिए, और अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि कृषि दिवस कब मनाया जाता है, तो बात करें तो राष्ट्रीय कृषि दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें कि विश्व कृषि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कृषि दिवस दोस्तों मनाया जाता है 20 मार्च को। ये दोनों अलग अलग हैं, इसको आप याद रखना। 3 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि दिवस यानी भारतीय कृषि दिवस 3 दिसंबर को, और विश्व कृषि दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर किसान दिवस जो है और कृषि दिवस है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो अगर किसान दिवस की बात करी जाए तो किसान दिवस गाइस आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो किसान दिवस का आपको अलग से याद रखना है। नेशनल फार्मर डे जो है दोस्तों वो आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये तीनों ही बड़े ही इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, आप इनको अपने नोट्स में ज़रूर कवर कर लेना। गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और पॉइंट। बात करें तो कृषि का अंग्रेजी अनुवाद एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है। एक एग्री का मतलब होता है मृदा दोस्तों, जिसको मिट्टी बोलते हैं, और कल्चर का अर्थ होता है कृषि। तो इन दोनों से मिलकर एग्रीकल्चर यानी कृषि का जो शब्द है उसका निर्माण हुआ है। अगर बात करी जाए इस प्रकार की कृषि का अर्थ फसल उगाने के लिए मिट्टी की जुताई करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एग्रीकल्चर शब्द के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि क्यों इसको इंग्लिश में हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। गाइस, हम बात करते हैं विभिन्न कार्यों में भूमि उपयोग के बारे में। हम जानते हैं कि भारत में कृषि के लिए कितनी भूमि का प्रयोग वर्तमान समय में सही रूप से हो रहा है। तो बात करें तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 328.73 मिलियन हेक्टेयर यानी 328.73 मिलियन हेक्टेयर, जो कि देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसको हम 328.73 मिलियन हेक्टेयर बोलते हैं। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो इसमें से केवल 305.81 मिलियन हेक्टेयर यानी 92.86% जो भूमि है दोस्तों, वो ही केवल आपके आंकड़े उसके उपलब्ध हैं। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 93% लगभग जो क्षेत्रफल है उस भूमि के ही आंकड़े यहाँ पर दर्शाए गए हैं। उनमें से ही हम बताएंगे कि कितने भाग पर दोस्तों कृषि की जाती है और कितने पर नहीं की जाती है।
उपयोग में लाई जाने वाली भूमि को नीचे दिए गए आंकड़ों से दोस्तों आप समझ लीजिएगा। मैंने एक चित्र यहाँ पर बना दिया है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं सर्किल में जो सबसे बड़ा एरिया दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये कुल बोया गया क्षेत्र है, यानी 46.04% ये क्षेत्र है, यानी लगभग 46% भूमि पर फसलों की बुआई की जाती है, जो कि आपको पिंक कलर से दिखाई दे रहा होगा। अगर इसके अलावा देखें तो वन 22.89%, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 23% भारतीय भूमि पर वनों का साम्राज्य है, जंगलों का साम्राज्य। खासकर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में काफ़ी अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। अगर बात करें तो गैर कृषि योग्य जो भूमि है वो लगभग 9%, यानी 8.60% के आसपास है। यहाँ पर दोस्तों कृषि नहीं हो सकती है, किसी भी प्रकार से है, भूमि कैसी है, बंजर है। अगर हम बात करें बंजर और अकृषि भूमि, जहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो दोस्तों वो 5.63% है। कृषि योग्य बंजर भूमि दोस्तों 4.13% है, और वर्तमान प्रति भूमि जो है वो 4.81% है। तो ये दोस्तों है भारत का जो भौगोलिक भाग है, जहाँ पर कृषि दोस्तों संभावित है या नहीं संभावित है, उसके कुछ आंकड़े। अन्य की हम बात करें तो लगभग 8% है, जिस पर कुछ और अधिकार होते हैं, उद्योग धंधे वगैरह, जहाँ पर हमारे आवास हैं, उसको बांटा गया है इसमें। तो आप समझ सकते हैं, आपको इसमें से याद रखना है दोस्तों कुल बोया गया क्षेत्र और वनाच्छादन और आपका जो कृषि योग्य बंजर भूमि, इन पॉइंट को आप याद रख लेना। गाइस, अगर हम बात करें भारतीय कृषि ऋतुओं पर निर्भर होती है। आपको तो पता ही है भारत की जो आकृति है दोस्तों वो चतुष्कोणीय है, और भारतीय चतुष्कोणीय आकृति में जो प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों, अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत घिरा हुआ है तीन तरफ समुद्र से दोस्तों। अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, कुछ ऐसा दोस्तों आपको दिखाई देता होगा प्रायद्वीपीय भारत। तो आप यहाँ पर देखते हो दोस्तों अरब सागर है, यहाँ पर दोस्तों हिंद महासागर है, और यहाँ पर वे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। तो तीन तरफ से घिरा प्रायद्वीपीय भारत जो निर्भर करता है मानसूनों पर, वो इसी एरिया से करता है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संयुक्त रूप से चले मानसून की जून के पहले सप्ताह में दोस्तों केरल पहुँचते हैं, और वहाँ से धीरे धीरे होकर उत्तर भारत की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर भारत में ये मानसून गर्मियों के मौसम में आ जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों लगभग जुलाई अगस्त के महीने में वर्षा करते हैं। तो उत्तरी भारत का जितना भी भाग दोस्तों भारत में है वो निर्भर करता है इन्हीं मानसूनों पर। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर वर्षा भी होती है, और फिर ये मानसून यहाँ से यात्रा करके वापस लौटते हैं, जिन्हें हम लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। इसके बारे में दोस्तों हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा भारतीय मानसून के बारे में, वो भी एक इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। अभी आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि भारतीय कृषि ऋतुओं पर निर्भर करती है। चलिए हम दोस्तों बात करते हैं, और वैसे भी दोस्तों भारत विविधता वाली कृषि का देश है। अलग अलग जगह पर दोस्तों बात करी जाए तो अलग अलग भूमि पाई जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर दोस्तों, अगर बात करी जाए तो एक ठंडा इलाका है, और अगर बात करी जाए उत्तर भारत के यूपी हैं, दिल्ली हो गया दोस्तों, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये दोस्तों अगर बात करी जाए उत्तर भारत के मैदानों से घिरे हुए भाग हैं, जहाँ पर गर्मी का मौसम ज़्यादा रहता है। गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, काली मिट्टी का यहाँ पर दोस्तों साम्राज्य है, और समुद्र से लगे हुए इलाके हैं। अगर वहीं हम बात करें उन सेवन सिस्टर्स की, तो वहाँ पर दोस्तों बहुत ही ठंडा क्षेत्र है, वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। तो अलग अलग विविधताएं यहाँ पर दोस्तों पाई जाती हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो कृषि होती है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करती है ऋतुओं पर। चलिए गाइस, हम बात करते हैं भारतीय कृषि ऋतुओं के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आप देखते हैं खरीफ लिखा हुआ होगा यहाँ पर। तो अगर हम बात करें खरीफ की फसल, तो मैंने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर अलग अलग डिवाइड कर दी है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक उत्तरी राज्य है और एक दक्षिणी राज्य है। इसको डिवाइड करना दोस्तों इसलिए मैंने उचित समझा कि दक्षिणी राज्यों और उत्तरी राज्यों में वर्षा का या वहाँ जो मानसून बनते हैं उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। इसलिए दोस्तों अलग अलग फसलों का भी यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों क्लियर रहेगा आपको कि कौन सी फसलें कहाँ पर ज़्यादा पैदावारी होती हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है दोस्तों जून से लेकर सितंबर का इसका पूरा एक आंकड़ा रहता है। अगर हम बात करें तो एक टाइम पीरियड रहता है जून से लेकर सितंबर का। लेकिन अगर स्टैंडर्ड लेवल से पूछ लिया जाता है खरीफ की फसल दोस्तों और इसकी बुवाई कब की जाती है, तो आपको याद रखना है जुलाई और अगस्त के महीने में। ये डायरेक्ट यहाँ पर आ सकता है। देखिए अगर जुलाई अगस्त नहीं होगा ऑप्शन में तो फिर आप जून से लेकर सितंबर का लगा सकते हो। तो हम ऐसा बोलेंगे कि खरीफ का टाइम पीरियड जो होता है वो लगभग जून से सितंबर का होता है। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए बुआई कब होती है, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है जुलाई और अगस्त। यहाँ पर जे लिखा है तो आप इसको जुलाई समझेंगे और ये है जो अगस्त। तो जुलाई अगस्त में इसकी बुआई होती है। और अगर बात करी जाए कि कटाई कब होती है, तो अक्टूबर और नवंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है।
गाइस आप ध्यान रखें, जून सितंबर टाइम पीरियड है, लगभग इसी एरिया में कटाई और बुवाई दोनों हो जाते हैं, इसी जो टाइम पीरियड मैंने दिया है। अगर हम बात करें उत्तरी राज्यों में खरीफ की फसल के बारे में, तो चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, इस प्रकार की जो फसलें हैं दोस्तों वो खरीफ की फसलों में आती हैं। उत्तरी राज्यों में ये फसलें होती हैं। अगर हम बात करें खरीफ की फसलों के बारे में, तो पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है खरीफ की फसलों की बुआई के लिए, और यह पानी ही इन फसलों को अधिक पैदावारी करने में सहायता करता है। अगर हम बात करें दक्षिणी राज्यों में, तो यहाँ पर चावल, मक्का, रागी, ज्वार व मूंगफली का भी उत्पादन होता है, और ये भी खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। अगर बात करी है दोस्तों, आप देखते होंगे चावल जो है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में पश्चिम बंगाल है, जहाँ पर वर्षा जो होती है वो अधिक मात्रा में होती है। बाकी जो राज्य हैं, अगर बात करें उत्तरी राज्यों की या जो मध्यवर्ती राज्य हैं, उनसे कहीं अधिक वर्षा पश्चिम बंगाल में होती है, और वहाँ पर चावल की उत्पादकता भी पूरे भारत में सबसे अधिक है। अगर हम बात करें रबी की फसलों के बारे में, तो रबी की फसल दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड है वो अक्टूबर से लेकर मार्च का है, यानी अक्टूबर मार्च के बीच ये बुवाई भी होती है और काट भी ली जाती है। लेकिन अगर इसकी बुवाई के बारे में हम बात करें रबी की फसलों की, तो दोस्तों यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अगर बुवाई का क्वेश्चन आ जाए तो अक्टूबर और नवंबर में इसकी दोस्तों बुवाई की जाती है। अगर कटाई की बात करें तो मार्च अप्रैल में दोस्तों रबी की फसल को काट लिया जाता है। मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो गेहूं हैं, चना हैं, तोरई हैं। गेहूं तो दोस्तों कट के आता ही होगा, अगर आपके घर में खेती किसानी होती है तो निश्चित रूप से ही आपको पता होगा कि गेहूं जो होता है, चना जो होते हैं दोस्तों, ये आपको मार्च अप्रैल में ही खाने को मिलते होंगे। लगभग फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं, लास्ट फरवरी से, और मार्च अप्रैल में मतलब काटे जाते हैं, फाइनली अप्रैल तक काट लिए जाते हैं। और बात करें दक्षिणी भारत में, तो चावल, मक्का, रागी, मूँगफली ये रबी के फसलों के उदाहरण हैं। गाइस यहाँ पर 2 बार चावल लिखा हुआ है, लेकिन दक्षिणी राज्यों में इसको रबी की फसलों में भी ऐड किया जाता है। अगर बात करें जायद की फसलों के बारे में और रबी की फसल के बारे में, पानी की आवश्यकता इसको भी होती है दोस्तों। जैसे खरीफ की फसलों को पानी की अधिक आवश्यकता होती थी, तो रबी की फसलों को भी पानी की आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में पानी चाहिए होता है। सिंचाई के साधन अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो फसलों में निश्चित रूप से ही बहुत ही नुकसान हो सकता है। लेकिन इसको ठंडे मौसम की भी आवश्यकता होती है, इसलिए दोस्तों अक्टूबर नवंबर यानी जब सर्दी शुरू होती है तब इसकी बुवाई करी जाती है, और दिसंबर में और जनवरी में आप देखते ही हैं सर्दी पड़ती है। जैसे उत्तर भारत का कोई एग्जाम्पल आप ले लो, यूपी में ही हम ले लेते हैं, तो गेहूँ की जो बुवाई होती है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और फिर सर्दियों भर दोस्तों ये फसल अपने चरम पर होती है। तो इससे पता लगता है कि पानी और ठंडे मौसम दोनों की आवश्यकता होती है रबी के फसल के लिए। अब हम बात करते हैं जायद की फसल की। जायद की फसल का टाइम पीरियड दोस्तों अप्रैल से लेकर जून तक है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड लेवल पर पूछा जाए तो इस फसल को दोस्तों अप्रैल मई में बोया जाता है और जून या जुलाई में दोस्तों काट लिया जाता है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, अप्रैल या मई में इसको दोस्तों बोया जाता है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है, आप ऐसे याद रखेंगे। दोस्तों ऑडियो ज़रूर आपको आ रही है, तो इस ऑडियो से आप समझ लेना, अगर आपको जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो समझ में ना आए, अप्रैल और मई में दोस्तों इसको बोया जाता है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा। और दक्षिणी भारत में चावल, सब्जियां, चारा फसलें लगभग सेम ही इसके एग्जाम्पल हैं। गर्मियों के मौसम में दोस्तों जून जुलाई में आप देखते होंगे आपको विभिन्न प्रकार की जो फल होते हैं वो खाने को मिलते हैं। खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, या आपको जून जुलाई में ही क्यों मिलते हैं? क्योंकि अप्रैल मई के मौसम में इनको बोया जाता है और जून जुलाई में इनको प्राप्त करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है। अगर हम बात करें जायद की फसलों को, तो जायद की फसलों को दोस्तों पानी की आवश्यकता तो होती ही है, और पानी की आवश्यकता तो तीनों प्रकार की फसलों को होती है। लेकिन रबी की फसल को पानी के साथ साथ ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। ऐसी जायद की फसल को दोस्तों पानी के साथ साथ इसको चाहिए गर्म हवा या गर्मी का मौसम, तब जाकर जायद की फसल ग्रोथ करती है। तो आप देखते हो उत्तर भारत में जायद की फसल जून जुलाई के महीने में बहुत ही अधिक मात्रा में पैदावारी होती है। और दोस्तों अगर बात करी जाए तो जायद की फसलें कई सारी नकदी फसलों का ही उदाहरण होती हैं, इनको स्टॉक करके नहीं रखा जा सकता, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, तो आप समझ ही सकते हैं इसको। और यहाँ पर अगर हम चावल की बात करें तो चावल को 3 टाइम साइड इसलिए किया गया है क्योंकि दक्षिणी राज्यों में जल संसाधन उपयुक्त मात्रा में मौजूद हैं, वहाँ की मिट्टी भी चावल के लिए उपयुक्त है और तापमान जो है वो सामान्य अवस्था में रहता है, इसलिए तो दक्षिणी राज्यों में चावल का उत्पादन कहीं अधिक है उत्तरी राज्यों से।
अगर बात करें तो दक्षिणी राज्यों में यह खरीफ में भी आएगा, रबी में भी आएगा और जायद में भी आएगा, आपको ऐसे याद रखना है। और अगर बात करें हम उत्तरी राज्यों में तो उसको केवल खरीफ में ही रखा जाएगा। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि दक्षिणी राज्यों में जल संसाधन मौजूद हैं, लेकिन उत्तरी राज्यों के जो अधिकतर किसान हैं वो मानसूनों पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे में जून सितंबर का ही वो टाइम पीरियड है जब मानसून उत्तरी भारत में पहुँचते हैं, तो ऐसे में तभी चावल की बुवाई करी जाती है। लेकिन दक्षिणी राज्यों में ये पूरे वर्ष भर चलता रहता है, इसीलिए दक्षिणी भारत के राज्य कहीं अधिक मात्रा में चावल के अधिक उत्पादक माने जाते हैं। गाइज़, खरीफ, रबी और जायद, इनकी जो और फसलें होंगी उन पर एक अकेला वीडियो दोस्तों मैं बना दूंगा, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी और इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो गाइज़, ये था वीडियो कृषि पर, जो कि लेक्चर नंबर 2 था मेरा, और इस पर आज हमने बात करी प्रमुख फसलों की और कृषि के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि नीति और कुछ प्रमुख क्रांतियों के बारे में जिन्होंने कृषि को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तो गाइज़, जुड़े रहिए करंट टेक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।